हाँ तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6.2। इसमें आपको एक डायग्राम भी याद करनी पड़ेगी, लेकिन उसको याद रखने का कुछ ना कुछ मैं आपको तरीका बता ही दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो देखें क्या है जी, वो तकरीबन डायग्राम आपके तकरीबन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ठीक है, तो वो कहता है 480 वोल्ट, यानी कि 480 वोल्ट की एक मोटर है। हमारे पास वोल्टेज कितने हो गए, वी टी हमारे पास हो गए 480 वोल्ट, यानी कि लोड वोल्टेज भी कह सकते हो, टोटल वोल्टेज भी कह सकते हो इनको। तो वी टी इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज हम इनको कहते थे, याद है ना, वो सिंक्रोनस मोटर में यहाँ पे भी वही नाम है, टर्मिनल वोल्टेज। तो ये कितने हैं, 480 वोल्ट। वैसे मैं आपको टोटल वोल्टेज भी कह देता होता हूँ इनको अक्सर कबार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बच्चों देखो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है 60 हर्ट्ज। एफ एस ई, ये आपको पता है एफ एस सी की वैल्यू है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है एफ एस सी इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज। ठीक है जी बच्चों, देखो नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में दिया गया है 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ड्राइंग। आगे 50 एचपी, यानी कि पावर की वैल्यू दी गई है 50 एचपी। अब ये कौन सी पावर है, ये बच्चों वो पावर है जो शुरू में अप्लाई की जा रही है। ठीक है जी तो बच्चों ये 50 एचपी कौन सी पावर है जो हम आउटपुट पे हासिल कर रहे हैं, मतलब कि टोटल मतलब जो हमें पावर मिल रही है, मोटर जो हमें पावर निकाल के दे रही है वो है 50 एचपी, यानी कि 50 हॉर्स पावर। इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ किसमें, वाट की फॉर्म में, तो आपको पता हम क्या करते होते हैं, 744 से ज़रब दे देते होते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 746 वाट में कन्वर्ट हो जाएगी ये। तो लिहाजा हमारे पास पावर आ जाएगी पी आउट इज इक्वल टू, ये हमारे पास बच्चों आ जाती है 37300। इसको अगर किलो वाट में लिखना चाहो तो मैं उस वैल्यू को 1000 से तकसीम कर दूंगा, तो वो आ जाती है बच्चों हमारे पास 37.3 किलो वाट। ठीक है जी, ये आपके पास पावर आ गई। आगे देखें स्टेटमेंट में वो हमें क्या कहता है। आगे बच्चों उसने मुझे करंट की वैल्यू शायद दी हुई है, देखें वो कहता है इस ड्राइंग यानी कि इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसे ड्राइंग किया जा रहा है 60 एम्पेयर पे एट 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग। अब बच्चे देखो, पावर फैक्टर अगर लैगिंग कर रहा हो तो आपको पता है, मैंने बताया था एंगल हमेशा माइनस में निकल रहा होता है, लेकिन हमारे पास पावर फैक्टर है। आपको पता है पावर फैक्टर का क्या फार्मूला होता है, वो भी बता देता हूँ, पहले रुक जाओ। ये जो करंट दी गई है क्या है, ये लोड करंट है 60 एम्पेयर। ठीक है, इसका एंगल अभी हमें नहीं पता, बस इसकी मैग्नीट्यूड पता है। और आपको पता है बच्चों, जो पावर फैक्टर है ये लैगिंग में है, यानी कि पावर फैक्टर बराबर हुआ हमारे पास कॉस थीटा के। ठीक है जी, ये आपको पता है, इसका ये फार्मूला होता है। और ये लैगिंग में चाहे हो या जो भी हो, हमने अगर थीटा निकालना हो फिर हम यहाँ पे माइनस पावर फैक्टर ऐसे लिखते होते हैं। ठीक है जी, लेकिन अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती कॉस थीटा, यानी कि थीटा के एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इज इक्वल टू ये पावर फैक्टर कितना बच्चों, 0.85 लैगिंग। ठीक है जी, आगे लिख दीजिएगा लैगिंग, जो आपको भी दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन में भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये मैं देख के कह रहा हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत हो आप बाद में निकाल सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, क्वेश्चन से हम हट के तो नहीं ना चल सकते। आगे देखो, उसने बोला है द स्टेटर कॉपर लॉसेज आर 2 किलोवाट। अब ये पावर लॉसेज बता रहा है जो सिस्टम के अंदर होते हैं, और उसके बाद रूटर कॉपर लॉसेज बताए गए हैं, देखें। उसके बाद बताया गया विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेज, फिर कोर लॉसेज, और लास्ट में देखें वो कहता है स्ट्रे लॉसेज आर नेग्लिजिबल, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ज़रा देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों दिए गए हैं। पहले मैं वैल्यूज लिख लूँ, देखें। स्टेटर कॉपर लॉस को बच्चों मेंशन किया जाता है स्टेटर कॉपर लॉस SCL के साथ। देखें, स्टेटर S से स्टेटर, C से कॉपर, L से लॉसेस। ठीक है, इस तरह से इसकी पावर को मेंशन किया जाता है, जो कि पावर लॉस होते हैं 2 किलोवाट। ठीक है जी, इसके बराबर है। उसके बाद हमें दिया गया है रूटर कॉपर लॉस, यानी कि रूटर को R से इस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी कि रूटर कॉपर लॉस, ये हो गया पावर P से पावर रूटर कॉपर लॉस। ठीक हो गया। और ये हमें दिए गए हैं बच्चों 700 वाट। 700 वाट को अगर मैं किलो में कन्वर्ट करना चाहूँ, देखो 700 वाट दिया गया ना, किलो में कन्वर्ट करना चाहूँ उसे 1000 से तकसीम कर दूंगा, तो 1000 से तकसीम करें ये आ जाता है 0.7 किलो वाट। ओके हो गया। अब इसके बाद मुझे दिया गया बुक के अंदर बच्चों फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज। तो बच्चों फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज हमारे पास हैं, इसको आप ऐसे कोई भी नाम दे दो, P फ्रिक्शन, इतना ही नाम काफ़ी है। ठीक है, P फ्रिक्शन, इससे आपको ये चीज़ याद रहेगी कि ये फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आप वैसे ही पढ़ के याद रख सकते हो। ये 600 वाट है बच्चों, 600 वाट को भी किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे 1000 से तकसीम करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, P फ्रिक्शन मेरे पास आ जाएगा 0.6 किलो वाट। ठीक है जी, जब मैं 600 को 1000 से तकसीम करूंगा ये 0.6 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में कोर लॉसेस दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, कोर लॉसेस को CL से बस प्रेजेंट कर देते हैं, PCL। ठीक है, PCL ऐसे।
ठीक है। तो ये कितने हैं, ये बच्चों यहाँ पे दिया गया 1800 वाट। 1800 वाट को अगर मैं किलोवाट में लिखना चाहूँ तो इसको भी 1000 से तकसीम करूंगा, ये भी आ जाएगा 1.8 किलोवाट। ठीक हो गया जी। अब लास्ट में लॉसेस के बारे में बताया गया कि जो स्ट्रे लॉसेस है ना आपके, स्ट्रे लॉसेस पी स्ट्रे, वो जीरो है, नेग्लिजिबल है। यानी कि नेग्लिजिबल का मतलब होता है वो 0 वाट के बराबर है, यानी कि ये लॉसेस नहीं आ रहे आपके सिस्टम के अंदर, 0 किलोवाट कह लो। तो आगे उसने फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज कहा हुआ है। सबसे पहले बच्चों हम ये पता आप ये क्यों इसने इतने लॉसेस बताए और ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हमारी मोटर है ना 3 फेज इंडक्शन, उसके अंदर देखें आउटपुट पावर इतनी आ रही है, ये जो हमने यहाँ पे लिखी है, यानी कि इतनी आउटपुट पावर हमें मिलती है पूरी मोटर के अंदर सारे लॉसेस कवर करने के बाद। यानी इनपुट पावर इससे ज़्यादा होती है, फिर ये स्टेटर लॉसेस आते हैं, उसमें रूटर के लॉसेस आते हैं, फिर फ्रिक्शन लॉसेस, ये सारे लॉसेस कवर करने के बाद इतनी पावर बचती है जो हमें मोटर देती है लास्ट में। ठीक है, रिजल्टेंट के तौर पर हम इनपुट के तौर पर ज़्यादा पावर जनरेट करवा रहे होते हैं मोटर से, लेकिन लॉसेस की वजह से हमें आउटपुट के तौर पर थोड़ी पावर मिलती है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, ज़रा बच्चों ये थी इसका ग्राफ समझ लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे यानी कि क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखें, ये इसका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है जी। तो ये ग्राफ मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, बनाना चाहूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बात करते हैं। देखें, ये इनपुट पावर है जो हमने अभी मालूम करनी है। ठीक है जी। तो पहले चलें इनपुट पावर मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए मोटर के अंदर इनपुट के तौर पे कितनी पावर आ रही थी। आपको याद हो ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ये भी 21 के अंदर बच्चों, अपने सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर के केस में, कि √3 टाइम्स VT टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट कॉज ऑफ थीटा, यही फार्मूला था ना। अब देखें कॉज ऑफ थीटा की हमें वैसे ही वैल्यू पता है, डेट्स वाई मैंने पीएफ को नहीं था छिड़ा, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालता फिर यहीं पे पुट करता फिर वही वैल्यू मिलती, तो ज़रूरत नहीं थी 0.85 को कुछ करने की। वीटी की बच्चों कितनी वैल्यू है, 480। ठीक है, ये 480 पुट हो गया। उसके बाद देखें आईएल की वैल्यू है 60 एम्पेयर, तो ये 60 पुट हो गया। कॉज ऑफ थीटा की क्या वैल्यू है, क्योंकि पावर फैक्टर कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है, डेट्स वाई ये 0.85 पुट हो जाएगा। इसको ओवरऑल जब हम हल करते हैं तो बच्चों ये मुझे आंसर मिल जाता है 42.4 किलोवाट। अब देखो इनपुट पावर ये है जो हमने मोटर को दी, यानी हमारी मोटर ने जो जनरेट की, लेकिन आउटपुट में देखो कितनी काम मिल रही है, यानी कि ये सारा लॉसेस का रिजल्ट है। अब देखें उसने हमें पूछा क्या हुआ है। सबसे पहले वो कहता है बच्चों कि आपने मुझे, ये मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। देखें वो कह रहा है एज उसमें क्या, आपने मुझे एयर गैप पावर निकाल के देनी है। ये पावर लॉस है असल में, एयर गैप पावर। आपको मैं बताता हूँ ये कैसे निकालेंगे। PAG हमने निकालने, इसका फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट मैं फार्मूला इसके आगे लिखूंगा। देखो बच्चों बात सुन लो मेरी पहले, ये आपने ग्राफ क्या करना है, याद करना है। देखें कैसे है, पहले आता है स्टेटर का अपर लॉस, फिर आता है कोर लॉसेस, फिर आते हैं पावर एयर गैप। यानी कि मुझे अगर एयर गैप के पावर यानी कि पावर लॉसेस निकालने ना कितने हैं, तो देखो मुझे ऐसे पता चलेगा। देखो पावर यानी ये ऐसे ही जैसे वोल्टेज डिवाइड हो रहे होते हैं 1 बाय 1, यानी ये टोटल वोल्टेज थे, कुछ वोल्टेज इसने ले रही है, कुछ इसने ले रही है, फिर कुछ यहाँ तक पहुँच गए। अगर मुझे ये वाले वोल्टेज निकालने तो मुझे ये जितना लॉस आया टोटल वोल्टेज में वो माइनस करना होगा। यानी फार्मूला बनेगा P इन टोटल वोल्टेज में से, यानी टोटल पावर में से ये वाले अगर मैं पावर माइनस कर दूँ मुझे पता चल जाएगा PAG तक कितनी पावर पहुंची है। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा है, उसके पास कह लें कि 10 रोटियां हैं, वो यहाँ पे नीचे बंदे बैठे हुए हैं, उनको रोटियां बांट रहा है इसने। अब पता नहीं इस यहाँ यानी कि ये दरमियान वाली सतह पे पहुंचने तक इसके पास कितनी रोटियां बची हैं, ये हमें तब पता चलेगा यानी कि इसने पीछे वाले बंदों को कितनी रोटियां दी हैं। वो हम कैसे करेंगे, यानी कि हम ये पता करेंगे टोटल रोटियां उसके हाथ में कितनी थी माइनस उसने कितनी कितनी रोटियां दी। 2 बंदों को उसने दी हैं रोटियां, यानी कि कह रहे लेट से उसने 2 रोटियां दी हैं, दोनों को 2-2 दी हैं, तो ये 2 इसको दी 2 इसको दी, यानी कि क्या करेंगे 10 - 2 यानी कि टोटल 6 रोटियां रहेगी। तो PAG बराबर होगा 10 के, सॉरी 6 के। इसी तरह से फिर जब उसने देखे कुछ रोटियां इसको दी 2, यानी इसको दे दी। अगर मुझे ये कॉन्व है, इसका मतलब ये होता है कन्वर्जन पावर। ठीक है बच्चों, कन्वर्टेड पावर इसे कहते हैं। तो अगर मुझे ये निकालना हो तो मैं डायरेक्ट यही कर सकता हूँ कि एयर गैप के अगर मुझे पता हो तो मैं यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकता हूँ। बच्चों देखो कि यानी कि यहाँ तक 6 रोटियां बची हैं ना, तो 6 रोटियां इसने 2 इसको दे दी, तो मैं ये क्या करूँगा 6 में से 2 माइनस करूँगा तो मुझे P कन्वर्जन मिल जाएगा। अदरवाइज मैं ये कर सकता हूँ टोटल P इन लिखूँ, फिर इन सब को उसमें से माइनस कर दूँ, ये फार्मूले बनते हैं। ठीक है जी। और अगर मुझे डायरेक्ट आउटपुट पावर निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो सिंपल सा फार्मूला है, P आउटपुट बराबर होगी टोटल पावर में से ये सारे लॉसेस माइनस किए जाएंगे। समझ आ गई बात की, बस इतनी सी कहानी है।
तो अब मैं बताता हूँ इसको याद करने का क्या तरीका है। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, एयर गैप कब आता है, पहले स्टेटर होता है, स्टेटर के बाद कॉपर, स्टेटर देखो स्टेटर के अंदर कॉपर की वायर आपने वाइंड की होगी ना, तो देखें जब स्टेटर के अंदर आपके वोल्टेज यानी कि वोल्टेज इंड्यूस होंगे तो पावर जनरेट होगी, असल में यही मतलब है ना उसका। तो स्टेटर के ऊपर आपने क्या किया होता है, कॉपर की वाइंडिंग की होती है, तो कुछ स्टेटर के अंदर लॉसेज आ जाएंगे, कुछ कॉपर के लॉसेज आ जाएंगे। उसके बाद आपका जो रूटर होता है, रूटर स्टेटर और इन दोनों के दरमियान एक होता है एयर गैप, दैट्स वाई हमारी पावर एयर गैप यहाँ पे निकली, क्योंकि इन दोनों के सेंटर में देखें एयर गैप आया। फिर रूटर की बात हुई है, रूटर के बाद हमारी पावर कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद उसमें कुछ फ्रिक्शन लॉसेज आते हैं और स्ट्रे लॉसेज आते हैं। तो देखें ये कितना आसान है याद करना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यानी कि पहले स्टेटर है, फिर उसके बाद स्टेटर के ऊपर कुछ वाइंडिंग हुई होती है, ठीक है जी। उस वाइंडिंग के बाद आपको देखें बच्चों क्या होता है जी, वाइंडिंग के बाद आपके पास एयर गैप लॉस आता है, क्योंकि एयर गैप भी बीच में मौजूद होता है स्टेटर और रूटर के दरमियान। तो डेट्स वाई वो जो रूटर है, रूटर की अगर आपने पावर, रूटर के बाद क्या आ जाता है, रूटर के बाद हमारे पास पावर कन्वर्ट होती है। पावर कन्वर्ट निकालनी हो तो आप टोटल पावर में से रूटर तक की पावर माइनस करते जाते हैं। तो ये तरीकाकार होता है। अब देखें यह है एयर गैप पावर। एयर गैप कहाँ पे आया, देखो बच्चों एयर गैप तब आया, देखो जब टोटल पावर में से देखें कुछ पावर ले ली किसने, स्ट्रे लॉस, मतलब कि वो स्टेटर ने ले ली, PSCL इसमें से माइनस कर दिए जाएंगे, यानी ये कुछ पावर इसने ले ली। और कुछ पावर ले ली कॉपर लॉसेज ने, यानी कि किसने, कॉपर लॉसेज कौन से हैं बच्चों इनमें, ये तो फ्रिक्शन, अच्छा ये फ्रिक्शन, ये कॉपर लॉसेज हैं। तो ये कॉपर लॉसेज आ गए इसमें, यानी क्योंकि कॉपर की वायर उस पर लपेटी गई है, तो सॉरी कोर लॉसेज, कोर लॉसेज, कॉपर लॉसेज कह गया हूँ, कोर लॉसेज, जो उसके ऊपर कोर यानी कि लपेटी गई है, कॉपर की वायर कोर उसे वही बोला जाएगा बच्चों, बात वही है। यानी कि जो उसके ऊपर तार लपेटी गई है उसके कुछ लॉसेज आ गए उसमें। तो फिर हमें पता चल जाएंगे कि क्योंकि इसके बाद आपको पता एयर गैप आ जाना, तो वो पावर फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वहाँ पे वो ड्रा कर लो ना वो शेप, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ये देखो मैं छोटी सी शेप यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ एयर गैप तक की है, देखो PAG, ये यहाँ से इनपुट पावर हमारी एंटर हो रही है और लॉसेस कैसे आ रहे हैं, देखो पहले नंबर पे आ रही है PSCL, फिर यहाँ पे कुछ पावर जा रही है किसमें, PCL कॉपर कोर लॉसेस में, ठीक है, कुछ यहाँ पे पावर वेस्ट हो रही है, फिर ये पावर यहाँ तक पहुँची है PAG तक। देखो ये फार्मूला इसका बन गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखो P इन की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 42.4 किलो, माइनस इसमें से क्या होगा PSCL, तो देखें ये 2 किलोवाट थे, 2 के इसमें से माइनस हो गया, माइनस PCL जो कि 1.8 आई है। तो ये बच्चों साथ जब कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आ जाती है 38.6 किलोवाट। यानी कि एयर गैप तक जितनी पावर हमारी बचती है ना वो 38.6 बचती है। अब देखें इसके बाद क्या होता है, 38.6 किलोवाट पावर यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। उसके बाद आपके बुक वाले ने ना बीज में पूछा हुआ है कि आप मुझे निकाल के दो पावर कन्वर्टेड, पावर कन्वर्टेड निकाल के दो, जो कन्वर्टेड पावर पहुंचती है वो कितनी पहुंचती है। अब देखो बच्चों ये भी मैंने आपको बताया, पी कॉन से इसको प्रेजेंट करते हैं, ये इसका क्या फार्मूला होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें PAG तक पावर आई है ना। उसके बाद देखो मैंने आपको यह भी चीज़ समझाई है। इसके बाद क्या होता है, यानी कि एयर गैप के बाद फिर रूटर के अंदर कुछ पावर लॉसेज आते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, यानी कि रूटर मीन्स RCL, रूटर का कोर लॉस, ठीक है बच्चों, ये उसका फार्मूला होता है। और उसके बाद फिर हमारी पावर कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम PCNOV से कन्वर्ट मतलब कि मेंशन करते हैं, PCONV इससे मेंशन करते हैं। तो अब मुझे अगर बच्चों ये चीज़ फाइंड आउट करनी है PCONV, तो मेरे पास दो फार्मूले हैं। ये यहाँ तो टोटल पावर का यही ऐसे ही फार्मूला सारा लिखो, यानी कि टोटल में से ये सारी माइनस करो तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ तक कितनी पावर बची है, या मैं डायरेक्ट यही कर लूँ। देखो PAG मुझे पता है, यानी कि यहाँ तक कितनी पावर बची। मैं आगे देखूं कि PAG में कुछ पावर यहाँ पे तक, यानी कि टोटल पावर अब इसके लिए क्या होगी, अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो PAG इसके लिए टोटल पावर है। और उसमें से जो पावर की मतलब कि डिवीजन हो रही है, मतलब कुछ पावर यहाँ से निकल रही है, लॉस आ रहा है, वो है PRCL का, तो उसमें से PRCL बस माइनस कर दो, ये बात है। तो ये फार्मूला इसका बन सकता है। अदरवाइज आपके सामने है बच्चों PAG भी मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ, बात वही है कि टोटल पावर में से सारे वो लॉसेस माइनस हो रहे हैं जो रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा इसका फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 38.6 के माइनस PRCL, ये देखें दी गई थी 0.7 किलो, तो ये आ जाती है बच्चों हमारे पास 37.9 किलोवाट, ठीक है जी। उसके बाद आपकी सी यूज आप देखते हैं क्या, सी यूज में बच्चों उसने बोला हुआ है कि आउटपुट पावर आप निकाल के दिखाओ कितनी है। आउटपुट पावर वैसे तो हमें मालूम है, लेकिन हम इससे देखते हैं कि आउटपुट पावर क्या उतनी ही आती है जितनी वहां पे हमारे पास थी। तो देखो आउटपुट पावर का बच्चों क्या फार्मूला होगा, देखो मैंने आपको समझाया। इसके बाद क्या होता है,
यानी कि जब ये पी कन्वर्जन आ जाती है ना, यानी कि कन्वर्टेड पावर आ जाती है, मैंने इसके बाद यहाँ पे ड्रा कर, तो देखें ये पी कन्वर्टेड आ गई है पावर हमारे पास। अब पी कन्वर्टेड हमारे पास यानी कि पावर बची हुई है पीछे, तो ये कुछ पावर लॉसेस अब शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रूटर का काम हो गया, स्टेटर का काम हो गया, उसके बाद फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं कुछ, यानी कि फ्रिक्शन लॉसेस आ जाएंगे। फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से कुछ पावर का लॉस आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रे लॉसेस भी होते हैं, लेकिन इस बुक वाले ने, चले हम लिखते तो सही है ना, पी स्ट्रे, यानी कि कुछ पावर स्ट्रे लॉसेस में जो है वेस्ट हो जाती है। यानी आप जब पावर को लेना हासिल करना चाह रहे हो तो कुछ पावर यहाँ पे लॉस आते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस में, कुछ स्ट्रे लॉसेस में। उसके बाद जाके हमें कहीं आउटपुट पावर मिलती है बच्चों, पी आउट। देखो पी आउट का क्या फार्मूला बनेगा, पी कन्वर्जन यानी कि कन्वर्टेड पावर में से माइनस कर दो पी फ्रिक्शन, यानी ये कुछ इसमें लॉस आया, पी फ्रिक्शन लॉसेस जो विंडेज लॉसेस भी कहलाते हैं, माइनस पी स्ट्रे, ये फार्मूला बनेगा। लेकिन उसने कहा हुआ है कि पी स्ट्रे 0 किलोवाट है, ये देखें मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, यानी कि उसने कहा था ये नेग्लिजिबल समझ लो, यानी ये ना होने के बराबर है। तो फार्मूले में अगर बच्चों वैल्यूज पुट करें, पी कन्वर्जन कितनी आई है कन्वर्टेड पावर 37.9 के, इसमें से माइनस होगा पी फ्रिक्शन, पी फ्रिक्शन देखें कितनी दी गई थी 0.6 के जी। और उसके बाद ये बच्चों 0 है तो माइनस 0 लिखने का फ़ायदा को नहीं है, वो आपको पता ही है, उसका यही मतलब है, कुछ नहीं माइनस हो रहा। इसमें से अगर हम 0.6 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 37.3 किलोवाट। तो बच्चों देखो हमें यही पावर दी गई थी, ये देखें 37.3 किलोवाट, ठीक है जी, ये आ गई। हाँ तो बच्चों वेरीफाई हो गया ना, अभी तक आपने सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया, समझ आ गई नहीं, ये वेरीफाइड हो गया इस पॉइंट पे आके। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये डायग्राम आपको इस तरह से याद रहे, यानी कि पहले स्टेटर होता है, स्टेटर के बाद उसके कोर लॉसेस आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि पहले स्टेटर का लॉस, यानी शुरू में इनपुट पावर बच्चों जो आपके सिस्टम ने बनाई होती है, ठीक है, टोटल जो पावर होती है, फिर उसके अंदर आता है पहले नंबर पर स्टेटर की लॉसेज, उसके ऊपर जो कोर आपने चढ़ाई होती है, यानी कि उसके ऊपर वाइंडिंग की होती है, उसके लॉस, फिर एयर गैप आ जाता है, एयर गैप के बाद आ जाते हैं अपने किसके, रूटर के कोर लॉसेस आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है पावर कन्वर्ट होने वाली, उसके बाद क्या आ जाता है फ्रिक्शन लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस, एंड फाइनली आउटपुट पावर। तो ये इसकी मेन शेप है, अगर आप इसको याद कर लो तब भी अच्छा, वैसे भी आपको अब ये याद हो चुकी होनी चाहिए। देखें ये पूरी आपने डायग्राम याद करनी है, पेज नंबर है बुक का 322, ठीक हो गया। तो अब देखो बच्चों डी जूस मैं करने लगा, डी जूस में उसने पूछा हुआ है इफिशियंसी ऑफ मोटर फाइंड आउट करके दें, या मैं अब आपको दिखाना क्या है, डी जूस में बस यही उसने पूछा हुआ इफिशियंसी ऑफ मोटर। तो इफिशियंसी ऑफ मोटर किससे प्रेजेंट करते हैं, एन से, ऐसे उसका ये आप थोड़ा लंबा कर देते हो एन, तो वो परसेंटेज में हम हमेशा निकालते हैं, आपको पता है आउटपुट पावर उसका फार्मूला होता है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फार्मूला होता है। तो वैल्यूज पुट कर दें, देखें आउटपुट पावर कितनी आई है 37.3 किलो, और बटे में इनपुट पावर वो कितनी थी बच्चों, वो थी हमें फाइंड आउट की थी 42.4 किलो, मल्टीप्लाई बाय 100%। देखो बच्चों किलो किलो से कैंसिल हो गया, और जब इसको आप हल करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है 88%, ठीक है जी। तो ये इफिशियंसी है आपकी मोटर की, मुझे उम्मीद आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।